करन्देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी अभी चल रही है क्या पॉलिटी, हिस्ट्री हो चुकी, ज्योग्राफी हो चुकी है और प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं जो जिसका सीटेट पेपर 2 है ना, उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एमपी टेंट हुआ, कोई भी टेंट हुआ, उसके लिए जिसकी सोशल साइंस है उसके लिए संपूर्ण एनसीईआरटी करवाई जा रही है, वो भी स्टोरी वाइज यानी कहानी वाइज करवाई जा रही है। तो हमारा जो 5वां अध्याय है वो हट चुका है। तो हमारा 6वां गांव का प्रशासन पढ़ेंगे। पहले पंचायती राज पढ़ा है, उसके बाद यानी पंचायत के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। सरकार के बारे में पढ़ा, सरकार कैसी होती है, क्या काम करती है, कितने स्तर पर सरकार होती है, विविधता कैसी होती है, भिन्नता मतलब विविधता भिन्नता एकता, वो एक ही पार्ट चैप्टर है तो वो पढ़ा कैसा होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद पंचायत सरकार, अब पढ़ेंगे गाँव का प्रशासन। बहुत कुछ पढ़ चुके हो, इसी में से हमारी आधी पेडागोजी सॉल्व हो जाती है सोशल साइंस की। एटलीस्ट 20 नंबर हमारे सॉल्व हो जाते हैं इसी में से, कहीं नहीं जाना पड़ता। तो हमारे 60 नंबर पक्के हैं, 60 नंबर पक्के हो जाते हैं। और जिसका एमपी टेंट का है तो उसके 120 नंबर पक्के हो जाते हैं, और जिसका सी टेट का है उसके कितने 60 नंबर पक्के हो जाते हैं, अगर आप पूरी थ्योरी सहित स्टोरी वाइज पूरी एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ लेते हो तो, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेते हो। चलो आज क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आपके लिए और क्लासेस बहुत अच्छी आती हैं आप सभी के लिए। तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ नहीं लाइक से मिलता है, फिर भी आप सपोर्ट तो करिएगा इतना सा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गाँव का प्रशासन आज पढ़ेंगे हम, गाँव का प्रशासन कैसे चलता है, गाँव को किस प्रकार से गांव के बारे में समझेंगे आज। जैसे कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में पढ़ेंगे एवं किस प्रकार से हर चीज़ यानी विवाद किस प्रकार से निपटारे होते हैं। तो जैसे यहाँ हम चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र, इसको देखो, इसी को समझाए पहले। ये चित्र किसके बारे में, जो कहानी लिखी हुई है ना यहाँ पर, वो कुछ ही मिनट में समझ जाएंगे हम इस चित्र के द्वारा। ये मेड़ निकली है ना, एक ये है खेत दिख रहा है, एक यहाँ पर खेत दिख रहा है, बीच में ये मेड़ दिख रही है। मेड़ उसको बोलते हैं दो खेतों के बीच में जो चलने की रास्ता को, तो ये मेड़ है ना। तो इसकी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो रहा है कि ये बोल रहा है इससे और ये बोल रहा है ऐसे, कि इसकी जो मेड़ है उसके खेत में बना ली गई है और मतलब खेत में बना ली गई है। तो दोनों लड़ रहे हैं इस बारे में कि मेरा खेत क्यों आपने मेड़ मेरे खेत में बना ली, क्यों अपना खेत बढ़ा लिया। तो इस बारे में झगड़ा चल रहा। अब हम सोचेंगे कि एक के बताने की चीज़ थोड़ी ना है, बताने की क्यों है, क्योंकि अब पूछा जाएगा कि जो झगड़ा चल रहा है ये कहाँ पर सॉल्व होगा, इनको कहाँ जाना पड़ेगा जिससे इनका झगड़ा सॉल्व हो जाए, उनकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो जाए, किसके पास जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए हमें एनसीईआरटी का हर वो लाइन पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ना कि कहानी। हम वही देखते हैं, हम पढ़ेंगे सीधे सीधे लाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे सीधे यहाँ पर कि वो लड़ाई क्यों चल रही थी, उसके बाद उनको कहाँ जाना चाहिए जिससे वो सॉल्व हो सके। और हमको यही पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट दी जाती है और इसको पढ़ के हमें पूछा जाता है कहाँ जाना चाहिए, तो उसका आंसर हम दे सकते हैं आराम से अगर हम पेपर लगाएंगे। तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, यानी हर एक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं, और यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें और जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करें। तो देखो जो मेड़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहे थे वो यहाँ पर आके देखो पुलिस थाने में अपनी रपट लिखवाने आ गए। जो देखो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो चित्र के माध्यम से, ये यहाँ लड़ रहा था कि मेरे खेत में मेड़ क्यों बनवा ली, फिर वहाँ जाके वो पुलिस थाने में अपनी रपट लिखवा दी कि वो उसने मेरी मेड़ ले ली। तो जो अधिकारी हैं इनके कार्य क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र आता है उसके जो भी है कि दुर्घटना, चोरी, मारपीट, झगड़े सभी सॉल्व कौन करेंगे, पास ही के पुलिस थाने यानी कार्य क्षेत्र के पुलिस थाने करेंगे उसको सॉल्व, है ना। फिर उससे आगे आगे पढ़ते हैं हम। तो फिर आगे देखते हैं यहाँ पर राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम क्या होता है, हमने उतना पढ़ लिया कि उसका काम क्या होता है, पुलिस का कौन सा काम होता है, कौन से क्षेत्र का, ठीक है। फिर राजस्व विभाग का काम क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो राजस्व विभाग का काम होता है जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना। राजस्व विभाग का काम ये होता है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। और पटवारी का मुख्य काम होता है, यानी
जो है राजस्व विभाग में होता है। पटवारी उसी का काम होता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि देखो ये चित्र रिकॉर्ड रखा जा रहा है इन सभी का, जमीन को नापने का एवं उसका जो भी है सब कुछ उसका रिकॉर्ड रख रहा है पटवारी, है ना। फिर उससे आगे देखते हैं हम, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। किसको? पटवारी को। यानी कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल तो कहीं कर्मचारी तो कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो। इस प्रकार से पटवारी को इतने नाम से जाना जाता है हर जगह, है ना। इनको याद कर सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है जो हम क्या करते हैं कि जो लेखा जोखा रखता है, पहली बात तो जो पटवारी है वो लेखा जोखा रखने वाला होता है, यानी कर्मचारी का पटवारी शब्द से पुकारते हैं। और कई जगह अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। और फिर है जैसे कि नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखना होता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। क्या? जो खसरा बताना मैंने, खसरा यानी रजिस्टर में खसरा का विवरण रखा जाता है, जो जिसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है खसरा में, है ना। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे जरीब कहा जाता है, जिसे जरीब कहा जाता है। ये पूछा जाता है पटवारी के एग्जामों में, और क्या बोलते हैं किसी भी एग्जाम में, एनसीईआरटी से पढ़ रहे तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि जंजीर होती ना जिसको नापने का काम में लाते हैं, तो उस जंजीर को क्या कहा जाता? तो जरीब के नाम से पुकारते हैं जंजीर को, जरीब के। तो पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी है जो किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। जैसे कि यहाँ खसरा देख सकते हो, खसरा नंबर 5, यानी तो इसमें खसरा में क्या है, ये किसानों की ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखा गया है, जो कि पटवारी रखता है खसरा में रिकॉर्ड ज़मीन का, है ना। फिर आगे देखें, किसानों को अक्सर अपने खेत में नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि जो किसान हैं उनको अक्सर अपने खेतों के जो नक्शे एवं रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है और किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, यानी रख दिए जाते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त रहें, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। जैसे कि आपको लगता होगा कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी, तो आगे देखते हैं कब पड़ती होगी इन किसानों को उसकी ज़रूरत। तो उनको पड़ती होगी, एक किसान दूसरे किसान को जब ज़मीन खरीदना चाहता है, या किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता हो जब ज़रूरत पड़ती है, या किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना हो, या किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना हो चाहता हो, या किसान अपनी ज़मीन अपने बेटों या बेटियों में बांटना चाहता हो, तब उसको इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अच्छे से दिमाग में रख के पढ़ते जाना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। और किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, या इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है ना। फिर इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते रहते हैं। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे कि जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील यानी तालुका इत्यादि। तहसील के नाम से भी जाना जाता है और तालुका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, जैसे कि सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, और उसके नीचे क्या होता है, तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, और वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं तहसीलदार, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तहसीलदार पटवारी का यह सुनिश्चित करते हैं कि सही ढंग से रिकॉर्ड
रखा जाए। राजस्व विभिन्न तरह के कर यानी इकट्ठा होता है राजस्व विभिन्न तरह का, और वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, और वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। फिर तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले में सुने जाते हैं। तहसीलदार में ऐसे भी काम होते हैं जो जमीन से जुड़े विवाद होते, उनको भी सुना जाता है। कहाँ? तहसील में, मतलब तहसीलदार के पास। एक नया कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? हिंदू अधिनियम धारा 2005 में। 2005 में ये एक कानून बनाया गया था जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस कानून के बारे में। तो चलो आगे देखते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। जैसे हम किसी भी किसान के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो हम अक्सर पुरुष हमारी इमेज में आ जाते हैं, ना कि महिलाएं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी सोचा भी नहीं जाता है महिलाओं के। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन में बेटों को बांट दी जाती है ज़मीन। हाल ही में यह कानून बदला गया। कब? 2005 में। फिर क्या हुआ कि नए कानून के मुताबिक बेटों एवं बेटियों में और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलने लगा, और यह कानून सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो गया। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा मिला इस कानून से। जो अभी कानून बनाया गया 2005 में, तो वो ये बनाया गया कि जो ज़मीन के बारे में बात करो तो पुरुषों का नाम आ जाता है हमारे जहन में, और महिलाओं को कोई हिस्सा ही नहीं रहता था पहले। फिर 2005 में ये कानून बनाया गया कि महिलाओं और बेटियों सभी को इस ज़मीन में हिस्सेदारी मिली जाए। फिर एक बिटिया की चाह, ये पेपर में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के द्वारा, इसीलिए सारा पढ़ाया जा रहा है, ना कि सारा ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, जो इम्पोर्टेंट ही है। एक बिटिया की चाह क्या होती है? तो वह सोचती है विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, और यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, मतलब हमें क्या मिलेगा? तो बता दिया गया है मुझे कि पिता के घर में हिस्से की बात औरत नहीं किया करती, ये भी बता दिया गया है। और लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए, यानी दहेज में रेशम और सोना, यानी इनका मतलब ये है मुझे भी एक घर चाहिए, मैं भी एक घर मैं अपना बना सकती हूँ, जैसे कि इनकी सोच है ये। फिर आगे देखेंगे इनके बारे में। फिर है अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण, यानी अन्य जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं एवं सर्वेक्षण, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो हमने कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ा हमने कि पहला उदाहरण है कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। पहला उदाहरण था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में, जैसे कि हमने पुलिस के बारे में पढ़ा था, वो कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखेगा। और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया था, और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए और अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा की जा रही है। सार्वजनिक सेवाओं का देखा होगा है, जैसे अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूचना बनाइए, और जैसे कि दुग्ध उत्पादक समिति, जैसे राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज उत्पाद, इस प्रकार से अपनी एक सार्वजनिक सूची बनाइए। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो आप देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के दिए गए। तो पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा है, तो पुलिस का क्या काम होता है आप भी बता सकते हो कि पुलिस का काम होता है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है उसकी देखभाल करना, यानी उसमें कोई भी मारपीट या विवाद जो भी है उसको सॉल्व करवाना। और पटवारी के कोई दो काम बताइए, तो पटवारी के दो काम आपको बताइए, जैसे कि खसरा का रिकॉर्ड रखना एवं भूमि जमीन को नापना, कोई भी ऐसे बहुत से काम होते हैं। तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार जिला अध्यक्ष से सबसे नीचे होता है। तो तहसीलदार का काम होता है
जो पटवारी है वो उसका निगरानी रखना, उसके कार्य को देखना, वो होता है किसका, तहसीलदार का काम। इस प्रकार से एक बिटिया की चाह क्या है, जैसे हमने वो पढ़ा, एक बिटिया की चाह है मेरा भी एक घर हो, जैसे कि हमारे दादा से पिता को मिलती ज़मीन, पिता से हमारे भैया को मिलती ज़मीन, पर मुझे तो कुछ नहीं मिलता, तो उसकी चाह है मेरा भी कुछ मकान हो, हिस्सा हो। और फिर यहाँ है पिछले पार्ट में हमने पंचायत के बारे में पढ़ा, यही सब कुछ जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको चैप्टर में। और इस प्रकार से हमारी कहानी वाइज पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ना, क्योंकि जो आने वाला अगला सीटेट है वो आपका निकल जाए, इसलिए आपको उसके लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने होंगे, तभी आपका सॉल्व होगा, और पेपर भी लगवाए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ही आती है। तो चलो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।